हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षण की विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। शिक्षण क्या है? शिक्षण जो है कक्ष में अध्यापक द्वारा पाठ्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से सिखाने की प्रक्रिया है। यानी कक्ष में अध्यापक द्वारा पाठ्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से सिखाने की प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। यानी ऐसे भी कह सकते हैं, शिक्षण अध्यापक द्वारा कक्ष में किसी विषय वस्तु को सुव्यवस्थित क्रम ढंग से सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है। इसके विषय में डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। अच्छी शिक्षण की विशेषताएं अगर हम देखते हैं तो पहली विशेषता इसकी है कि सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध। अध्यापक जो है विषय वस्तु को, विषय से संबंधित समस्त क्रियाविधि को सुव्यवस्थित ढंग से क्रम ढंग से प्रस्तुत करता है। यह इसकी जो है पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता देखते हैं तो सहयोग एवं सहानुभूतिपूर्ण। अध्यापक जो है विद्यार्थियों के संग सहयोगात्मक यानी सहयोग देता रहता है, विषय वस्तु को अभ्यास करने के लिए, समझने के लिए सहयोग की भूमिका में होता है। साथ ही वह विद्यार्थियों से सहानुभूतिपूर्ण ढंग से पेश आता है, यानी व्यवहार करता है। यानी सहानुभूति ढंग से वो पेश आएगा, व्यवहार करेगा, आत्मीयता ढंग से व्यवहार करेगा, तभी वह सहयोग प्रदान करते हुए उसे सिखाता है। यह भी एक अच्छे शिक्षण का गुण होता है। अगर तीसरे की बात करें, उपचारात्मक एवं निदानात्मक, वह विद्यार्थियों के सीखने में जो कमियां आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, उसको दूर करता है, और जो समस्याएं आती हैं उनको भी दूर करता है। जैसे कोई बेसिक कॉन्सेप्ट या कोई बात नहीं समझ में आ रही है, वो समस्या बनी है, तो वो बेसिक चीज़ बता करके उस समस्या का निदान भी करता है। चौथा यदि हम विशेषता देखें तो प्रभावपूर्ण स्पष्टीकरण। अध्यापक द्वारा किसी विषय वस्तु के विषय में स्पष्ट रूप से जानकारी उपलब्ध कराई जाती है या दी जाती है, यह भी अच्छे शिक्षण का गुण होता है, यह अच्छे शिक्षण के अंतर्गत आता है। पाँचवें चलते हैं, रुचिपूर्ण एवं प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुति। यानी अध्यापक द्वारा विषय वस्तु को इस ढंग से व्यवहार से जोड़ करके रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि अधिगमकर्ता उससे प्रभावित होकर के सीख जाता है। छठी अगर इसकी हम विशेषता देखें तो शिक्षण विधि अधिगम के अनुरूप, यानी बालकों को सिखाने के लिए वो समस्त विधि प्रविधियों का भी अच्छे शिक्षण के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, जिससे वह जल्दी से जल्दी सीख सकें। यह भी इसकी विशेषता होती है। सातवां अगर हम विशेषता देखें, अनुभवात्मक एवं बोधात्मक। शिक्षक जो है अपने अनुभवों का भी शिक्षण विधियों में प्रयोग करता है, विद्यार्थियों के भी अनुभवों को उसमें शामिल करके उनको समझाने का प्रयास करता है ताकि वह जल्दी से जल्दी सीख सकें। यह भी एक अच्छे शिक्षण की विशेषता होती है। आठवीं विशेषता यदि हम देखें, आत्मविश्वास एवं औचित्यपूर्ण। अध्यापक विषय वस्तु को इस ढंग से प्रस्तुत करता है कि बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ सके, यानी स्वयं पर वह विश्वास बढ़ सके, जिसको वह विश्वास बढ़ाने के लिए ज्ञान, अनुभव से, ज्ञान से, उपयोगिता से के माध्यम से उनको उस विषय से जोड़ता है और उनको उस ज्ञान को औचित्य यानी भविष्य में क्या इसकी ज़रूरत है, क्या उपयोगिता है, ये इसको भी बताता रहता है ताकि विद्यार्थी भी उसे आत्मसात कर सकें और उसको उसकी उपयोगिता को समझ करके धारण कर सकें। यह भी एक अच्छे शिक्षण की विशेषता होती है। आगे चलते हैं, व्यक्तित्व संबंधी विकास। अच्छे शिक्षण के अंतर्गत बालकों के व्यक्तित्व संबंधी विकास की जानकारियां या व्यक्तित्व संबंधी चुनाव की जानकारियां या व्यक्तित्व को सही दिशा में आगे बढ़ाने संबंधी भी जानकारियां विषय वस्तु के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। ये भी अच्छे शिक्षण की विशेषताएं होती हैं। 10वां अगर हम विशेषताएं देखें तो जो अच्छी शिक्षण व्यवस्था होती है उसमें विद्यार्थियों को सरल से जटिल की ओर पहले साधारण ढंग से उसको बताया जाता है, व्यवहारिक ढंग से बताया जाता है, फिर उस विषय वस्तु को धीरे धीरे कठिनता की ओर यानी उसके विशेषता की ओर सिखाने का प्रयास किया जाता है। आगे हम चलें, इसकी 11वीं अगर हम विशेषता देखें अच्छे शिक्षण की तो ये सामाजिकरण, यानी अच्छा शिक्षण व्यवस्था जो है छात्रों को क्रियाओं को, ज्ञान को व्यवहार से जोड़ करके सिखाते हैं ताकि वह समाज के अनुसार हाव भाव, क्रियाकलाप इत्यादि प्रस्तुत कर सके, समाज के नियमों का पालन कर सके, यानी वह सामाजिक प्राणी हो सके। 12वां अगर विशेषता देखें तो अच्छे शिक्षण के अंतर्गत जनतांत्रिक दृष्टिकोण यानी राष्ट्रीय दृष्टिकोण, स्वस्थ लोकतंत्र का दृष्टिकोण, अनुशासनात्मक व्यवहार, संविधान का पालन, राष्ट्र के मूल्यों का पालन, राष्ट्र के आदर्शों का अनुकरण, आदर्शों का सम्मान इत्यादि संबंधी भी ज्ञान, व्यवहार, क्रिया छात्रों के अंतर्गत विकास कर सके। यह भी एक अच्छे शिक्षण की विशेषताएं होती हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखते हैं जिसमें जो है बीएड के अंतर्गत
2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकांशतः। पहला चलते हैं निर्देशन। निर्देशन क्या है, यानी किसी चीज़ को निर्देशित जो किया जाता है वो निर्देशन है क्या, उसको देखते हैं। यानी किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य, उद्देश्य या व्यवहार या समस्या को नियंत्रित करने के लिए या उसे व्यवस्थित करने के लिए जो आवश्यक सूचना या जानकारी दी जाती है, जो आवश्यक सूचना या जानकारी जानबूझकर प्रेषित की जाती है, वह सूचना कहलाती है। यानी सामने वाले को जो है यह जानकारी जानबूझ करके दी जाती है। फिर इसको देखिए, यानी किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य, किसी उद्देश्य, किसी व्यवहार या किसी समस्या को नियंत्रित करने के लिए या उसे प्रबंधित व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक जानकारी को जानबूझकर वहाँ उसके पास तक पहुँचाने की क्या है, प्रक्रिया है, वो क्या कहलाता है, निर्देशन। निर्देशन का अर्थ ही सीधा सीधा अगर कहा जाए, निश्चित रूप से ज्ञान को निर्दिष्ट करना, यानी निश्चित कार्य के लिए निश्चित ज्ञान को निश्चित व्यक्ति तक पहुंचा देना ही निर्देशन है। आगे चलते हैं, अनुबंधन। अनुबंधन का अर्थ होता है जोड़कर सिखाना, यानी अधिगम कराने के लिए यानी कोई चीज़ सिखाने के लिए अधिगमकर्ता को उसके लक्ष्य या उद्देश्य के अनुरूप किसी उद्दीपक के माध्यम से उसके क्रिया को इस प्रकार अभिप्रेरित कर दिया जाता है कि वह अनुक्रिया को सीख जाए, तो वह क्या कहलाता है, अनुबंधन। जैसे उदाहरण लीजिए, जैसे कोई बालक है, आपने कहा उसे कि अगर आप फर्स्ट क्लास पास हो जाओगे तो मैं आपको बाइक दिलाऊंगा, तो उसकी पढ़ाई की गति क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। यानी कि उस बालक को फर्स्ट क्लास लाने के लिए बाइक जो है उसके उद्दीपक का काम कर रही है। बाइक किसका काम कर रही है, उद्दीपक का काम कर रही है, और उसका लक्ष्य क्या बन गया है, फर्स्ट क्लास पास होना। यानी किसी बालक को अधिगम कराने के लिए उसके लक्ष्य के अनुसार किसी उद्दीपक के माध्यम से उसके क्रिया को इस प्रकार तेज कर दिया जाता है कि वह अधिगम के लिए अभिप्रेरित हो जाता है, यानी पढ़ने के लिए क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, अभिप्रेरित हो जाता है, प्रोत्साहित हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, अनुबंधन। यानी कुछ सिंपल भाषा में कहें तो अधिगमकर्ता को किसी उद्दीपन के माध्यम से जोड़कर उसको अभिक्रिया करने के लिए अभिप्रेरित किया जाए, यानी कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए, तो वह क्या कहलाता है, अनुबंधन कहलाता है। आगे चलते हैं, प्रशिक्षण की अगर हम बात करें तो प्रशिक्षण क्या है, प्रशिक्षण जो है एक शरीर की भाषा है। यानी ज्ञान को अभ्यास के माध्यम से अपने व्यवहार में जब उतार देते हैं तो वह प्रशिक्षण कहलाता है। यानी ज्ञान को अभ्यास के माध्यम से हम व्यवहार में उतार देते हैं तो उसे प्रशिक्षण कहते हैं। जैसे आसन का, योग का प्रशिक्षण लेना, और एनसीसी आएगा। जैसे आप लोग कक्षा में विद्यालयों में पीटी जो आप लोग करते हो, वो प्रशिक्षण एक प्रकार का। तो प्रशिक्षण इसको देखते हैं, जब ज्ञान को किसी निश्चित व्यवहार के अनुसार शारीरिक कौशल या कुशलता या शारीरिक मांसपेशियों के माध्यम से उसे अभ्यास करके सीखते हैं, अभ्यास के माध्यम से सीखते हैं, तो वह क्या कहलाता है, प्रशिक्षण कहलाता है। अभ्यास के माध्यम से क्या करते हैं, सीखते हैं, तो प्रशिक्षण कहलाता है। इसको फिर देखिए, जब ज्ञान को किसी निश्चित व्यवहार के अनुसार, यानी ज्ञान के द्वारा कोई निश्चित व्यवहार को बताकर जब शारीरिक हाव भाव, क्रियाकलाप, कुशलता या मांसपेशियों को अभ्यास के माध्यम से शरीर की भाषा में प्रेरित कर देते हैं या शारीरिक रूप से हाव भाव प्रदर्शित करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, प्रशिक्षण कहलाता है। वह क्या कहलाता है, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण एक शरीर की भाषा है जो ज्ञान, व्यवहार और शरीर की भाषा तीनों एक हो जाएं तो वह कैसा रूप हो जाता है, प्रशिक्षण का रूप हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरा व्याख्यान कैसा लगा। आप इसे 2-3 बार देख लेंगे, सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ करके याद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। हरिओम।